दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं भूगोल, राजनीति और जीके की दृष्टि से एक बहुत जरूरी टॉपिक है और इसमें से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। मतलब इसके अंदर इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे नाम हैं कि इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं जो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आसान से आसान लैंग्वेज में आपको ये याद करवा सकूं। देखिए क्षेत्रफल के लिहाज से भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ पे कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत के संपूर्ण भूभाग में से 10.6% भाग के ऊपर पर्वत हैं और 18.5% भाग के ऊपर पहाड़ियां हैं। अब आप ये कहेंगे कि पर्वत और पहाड़ियों में क्या फ़र्क होता है? तो देखो, कोई भी पर्वत तब कहलाता है जब उसकी ऊंचाई कम से कम 2000 फीट या फिर 600 मीटर की हो या फिर उससे ज़्यादा हो। वहीं जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी ऊंचाई हमेशा 2000 फीट से कम ही होती है। तो जो 2000 फीट से कम है वो सब पहाड़ियाँ कहलाती हैं और जो 2000 फीट से ज़्यादा हैं वो पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। अब अगर आप बात करोगे पर्वत श्रृंखलाओं की तो इनको आप भारत में 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक तो आती है आपकी उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों की पर्वत श्रृंखलाएं जो कि ऊपर की तरफ हैं, और एक आती है आपकी मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको 2 पार्ट्स में ये वीडियो पढ़ाऊं क्योंकि इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ काम नहीं निपटाना है, आपको ये चीज़ें याद करवानी है। आज हम उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं को नोट्स और मानचित्र की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये बात तो आप जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसको आयु और नदियों के आधार पर बांटा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखो, आयु के आधार पर अगर आप बात करोगे तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर आता है वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय जो कि सबसे उत्तर में मौजूद है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है मध्य हिमालय जो कि दूसरे नंबर पे आती है श्रेणी, इस तरीके से चलती है। और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय जो कि सबसे दक्षिण में मौजूद है, इस तरीके से। अगर आप बात करोगे वृहद या फिर महान हिमालय की तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, यानी कि सभी पर्वतों की जो औसत ऊंचाई मिला दोगे तो वो 6100 मीटर होगी। और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भी है। मतलब ये जो वृहद हिमालय है ये सबसे पुरानी है इन तीनों में से। अगर आप इसके निर्माण के समय की बात करोगे तो इनका निर्माण तकरीबन 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, इयोसीन काल के दौरान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, तो आप लिखेंगे 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मतलब ये जो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है इसी में आता है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, वहाँ उसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसके नाम से पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। लेकिन कभी कभी सवाल ये उठता है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी कैसे हैं। तो देखिए, साइंटिफिक तौर पे यानी कि वैज्ञानिक तौर पे ये बात मानी जाती है कि जो भारतीय महाद्वीप की जो प्लेट है वो जब एशियन महाद्वीप की प्लेट से आके टकराई थी तब दुनिया के सबसे नए पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। मतलब ये प्लेटें आपस में टकराई होंगी और इनके बीच में फिर कोई समुद्र नहीं रहा होगा और इस तरीके से हिमालय ऊपर आया होगा या फिर बना होगा। इसके बाद बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो देखो, शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे भारी मानी जाती है और इसका निर्माण भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका निर्माण 1.7 मिलियन वर्ष से 5 मिलियन वर्ष के पूर्व हुआ था और वो जो काल था वो सेनोजोइक काल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो हिमालय श्रृंखला आती है वो है आपकी मध्य हिमालय श्रेणी। आयु के आधार पर आप ये कह सकते हो कि सबसे उत्तरी भाग की जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी आप कह सकते हो और सबसे दक्षिणी भाग की जो श्रृंखला है वो सबसे नई आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नदियों के आधार पे आप किस तरीके से हिमालय श्रृंखला को बांट सकते हो। तो देखो, हिमालय श्रृंखला को नदियों के आधार पे 4 तरीके से बांटा गया है, 4 प्रकार का कहा गया है। पहला है आपका कश्मीर पंजाब हिमालय। मतलब सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो हिस्सा आपको दिख रहा है इस हिमालय को कश्मीर पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई दूसरे हिमालय क्षेत्रों से कई ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा चौड़ा हिमालय क्षेत्र यही है। इस कश्मीर पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में फैला हुआ है। मतलब इन 3 राज्यों में मेनली इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब इस पंजाब हिमालय में कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट होती है कारकोरम पर्वत श्रेणी, जिसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। कारकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो सवाल है डायरेक्टली बनता है कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कौन सी पर्वत श्रृंखला को कहा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? कारकोरम पर्वत श्रेणी। ये जो पर्वत श्रेणी है ये दुनिया के सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है जहाँ पर 2 महाद्वीप आके टकराए थे। सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी प्लेटें टकराएंगी तो यहाँ पे वैज्ञानिक गतिविधि थोड़ी सी ज्यादा ही होगी क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, तो सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है ये जगह। ठीक है, अच्छा, विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है या फिर दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है वो भी यहीं मौजूद है। उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 8611 मीटर। तो आप ये कह सकते हो कि ये इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो मैं नेपाल के अंदर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरी जो पर्वत श्रेणी यहाँ पर है वो है लद्दाख की पर्वत श्रेणी।
देखो, विश्व की जो सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी है, जिसको राकपोशी के नाम से भी जाना जाता है, वो यहीं मौजूद है। पूछ लिया जाता है, याद रखना, ये सिर्फ इसी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, राकपोशी के लिए, तो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी पर्वत श्रेणी है जास्कर पर्वत श्रेणी। इसकी खास बात यह है कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में से बहती है, मतलब बीच में से होती हुई जाती है। तो पूछा जाता है कि सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से गुजरती है, तो आपको लिखना है लद्दाख और जास्कर के बीच से गुजरती है। इसके बाद चौथी आती है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में वहां जानी जाती है। पूछा जाएगा कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपको पीर पंजाल लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आती है धौलाधर पर्वत श्रेणी, जो कि आपकी कुल्लू घाटी है। कुल्लू का नाम आपने सुना होगा, कुल्लू मनाली का। तो ये कुल्लू घाटी जो है ये पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। तो कुल मिलाकर के ये सारी पर्वत श्रेणियां हैं जो कश्मीर, पंजाब, हिमालय क्षेत्र के अंदर अंदर आती हैं। तो ये वाला हिस्सा आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक नोट भी है इन पर्वत श्रेणियों को लेके। ये जो आपका कारकोरम वाला हिस्सा है, कारकोरम पर्वत श्रेणी वाला, लद्दाख श्रेणी वाला और जास्कर श्रेणी वाला, इन पूरे हिस्से को ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ट्रांस हिमालय का नाम दे दिया जाता है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कारकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला का पूरा हिस्सा ट्रांस हिमालय कहलाता है, ठीक है। और इस पंजाब हिमालय में खेती किस चीज़ की होती है? मेनली जाफरान के फूलों की खेती होती है। ये जो जाफरान के फूल होते हैं, इसी में से केसर भी निकलता है बाहर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। ये जो कुमायूं हिमालय है, ये सतलज और काली नदी के बीच का 320 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा होता है, जिसको कुमायूं हिमालय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा कि जो गढ़वाल क्षेत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप ये कह सकते हो कि कुमायूं हिमालय का विस्तार हमें उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। अच्छा, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी, जो कि 7,817 किलोमीटर ऊंची है। और इसी जगह पे आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये सब जितने भी तीर्थ धाम हैं ये कहाँ पे हैं, ये कुमायूं हिमालय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नदियाँ हैं हमारी, गंगा, रामगंगा या यमुना, इनका जो उद्गम है ये भी कुमायूं हिमालय से ही होता है। तो इन नदियों के नाम से, इन तीर्थों के नाम से कुमायूं हिमालय के सवाल बन सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेपाल हिमालय, क्योंकि इसके बाद का हिस्सा नेपाल के अंदर आ जाता है। ये जो नेपाल हिमालय है ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का एरिया है। इस नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 किलोमीटर। और इस हिमालय क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत, ये सारे भी मौजूद हैं। देखिए, नाम से पूछा जाता है कि कौन कौन से पर्वत कौन कौन से क्षेत्रों में मौजूद हैं, तो ये धौलगिरी, अन्नपूर्णा के नाम से प्रश्न बनता है, तो ये आपको याद रखने, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। पहली कौन सी है? मैंने आपको बताया था K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। तो पहली है K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी है कंचनजंगा और तीसरी है नंदा देवी। अच्छा, कंचनजंगा का जो विस्तार है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, कौन से राज्यों में है? एक तो सिक्किम के अंदर है और नेपाल के अंदर है। तो ये बात याद रखना है कि भारत में एक ही राज्य है जहाँ पे कंचनजंगा का विस्तार ज़्यादा है, वो है सिक्किम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका नेपाल हिमालय। इसके बाद आता है आपका असम हिमालय। जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। ये जो आपको हिमालय दिख रहा है, असम हिमालय, ये असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। मेनली इसकी 3 जगह हैं, 3 राज्यों में आपको देखने को मिलता है। और इसमें से कई सारी नदियां हैं जो भारत के कई हिस्सों में जाती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 4 हिस्से हो जाते हैं आपके हिमालय के, आपने देख लिए सारे के सारे। पंजाब कश्मीर हो जाता है, दूसरा आपका ये कुमायूं हो जाता है, तीसरा नेपाल हो जाता है, चौथा असम हिमालय हो जाता है। इनमें से जितनी भी नदियां बाहर आती हैं वो यहाँ के ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से बाहर आती हैं, और इसलिए ये नदियां हमेशा चलती रहती हैं। अब चूंकि ये चलती रहती हैं, इसलिए इन्हें सतत वाहिनी भी कहा जाता है। सतत वाहिनी के नाम से प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नदियां सतत वाहिनी कहलाती हैं। अच्छा, हिमालय का जो कुल विस्तार जितने भी आपको राज्यों में देखने को मिलता है वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर व नागालैंड। मतलब ये जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं, इन सभी में आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो आखिर में मैं आपको हिमालय से पूर्व से पश्चिम की तरफ जो पर्वत क्रम चल रहा है वो याद करवा देता हूँ। सबसे पहले आता है नामचा बरवा पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। फिर आता है कंचनजंगा पर्वत, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलगिरी। ये जो आपको मैंने क्रम बताया है इसको आप जरूर याद रखना, क्योंकि इससे प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि वो क्रम क्या है। क्रम से क्या होता है ना कि आपको दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें एक साथ में याद हो जाएंगी। तो ये आप हिमालय को अच्छी तरीके से याद रखना। हिमालय के अलावा एक पटकाई पर्वत श्रृंखला आती है, जो कि भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई हिमालय के हिसाब से तो काफी कम है, लेकिन ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। इन पटकाई पर्वत श्रृंखलाओं के आपको कई नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि पटकाई बूम हो गया, ये गारी हो गया,
खासी हो गया, जैंतिया हो गया, इसके अलावा लुसाई पहाड़ियाँ। ये जितनी भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये याद रखना, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनते हैं। ये सारे के सारे पटकाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड में पूर्व की तरफ एक और पहाड़ी है जो नागा पहाड़ी के नाम से फेमस है, तो ये श्रृंखला भी वहीं मौजूद है, इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं आपकी उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से सवाल आते हैं। अब अगले पार्ट में हम मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।